हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जी के संबंधित कवर करता है। इसके साथ साथ हम डेली गायत्री मंत्र के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। देर होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। दोस्तों, यदि आप प्रयास करने में देर देर कर चुके हैं तो आप ये मत माने कि आप हार चुके हैं, बल्कि लगातार प्रयास करके जो आपने अभी तक देरी की है उसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए लगातार प्रयास करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र के बारे में। 89 अनुच्छेद क्या कहता है। 89 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी एक राज्यसभा का सभापति होगा। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? जो आप कह सकते हैं हमारे उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उसमें एक उपसभापति भी होता है। और अगर बात की जाए उपसभापति की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक उपसभापति चुना जाता है। 90 अनुच्छेद क्या कहता है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। यानी अगर उपसभापति का पद रिक्त होता है और या उसको हटाया जाता है तो उसका 90 अनुच्छेद में किया गया है। 91 अनुच्छेद में है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यानी सभापति के पद पर रहते हुए क्या कर्तव्य है उसका पालन करना और सभापति के रूप में कार्य करना उपसभापति के रूप में। यानी अगर मान लीजिए सभापति नहीं है तो उसके स्थान पर उपसभापति काम करते हैं, तो उस व्यक्ति की शक्तियाँ क्या हैं, उसकी पावर क्या है, इसके बारे में 91 अनुच्छेद में बताया गया है। 92 अनुच्छेद क्या कहता है? जब सभापति या उपसभापति का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, यानी जब सभापति भी हटा दिया जाए, उपसभापति भी हटा दिया जाए, उसके ऊपर कुछ विचार चल रहा है, तब उसका पीठासीन न होना, यानी उस दौरान कोई भी उसके ऊपर पद पर न होना, इसका वर्णन किया गया है 92 अनुच्छेद में। इसके साथ साथ अगर बात करें 93 अनुच्छेद में लिखा हुआ है लोकसभा और उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। यानी लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, जो आप कह सकते हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही इनको नियुक्त किया जाता है। 94 अनुच्छेद में लिखा हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाए या फिर इसको पद त्याग करने की बात हो या पद से हटाए जाने की बात हो, वह अनुच्छेद नंबर 94 में लिखा हुआ है। 95 अनुच्छेद में लिखा हुआ है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अगर मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करता है, इसकी पावर भी बताई गई है अनुच्छेद नंबर 95 में। 96 अनुच्छेद में बताया गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। यानी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा जाने की प्रक्रिया चल रही हो, वो विचाराधीन हो, तो उस दौरान कोई पीठासीन नहीं होना, इसका वर्णन किया गया है 96 अनुच्छेद में। इसके साथ साथ अगर बात करें 97 अनुच्छेद में बताया गया सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतनों भत्ते। यानी राज्यसभा का सभापति होता है, उपसभापति होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है, उसके वेतनों भत्तों के बारे में आप कैसे 97 अनुच्छेद में बताया गया है। 98 अनुच्छेद में संसद का सचिवालय। 99 अनुच्छेद में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी संसद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाए जाने की बात 99 अनुच्छेद में बताई गई है। 100 अनुच्छेद में बताया गया सदन में मतदान, यानी सदन जो होता है उसमें मतदान करने की बात। रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गणापूर्ति सदस्यों की निर्याताएं। यानी गणापूर्ति में क्या होता है, जितने भी सदन के सदस्य होते हैं उसका 1/10 भाग उस बैठक में होना चाहिए। अगर 1/10 भाग उस सदन की बैठक में सदस्य नहीं पहुंच पाते तो उसमें गणापूर्ति का नियम लागू कर दिया जाता है। और सदन के अंदर मतदान की प्रक्रिया क्या रहती है, और रिक्तियों के होते हुए सदन के कार्य की शक्ति क्या है, इसके बारे में आप कह सकते हैं 100 अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों, जितने भी डेली गायत्री मंत्र में आपको एक क्वेश्चन बताए जाते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में आपको एजीटी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं
हाल ही में कहाँ के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया गोवा में, यानी गोवा के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 19 दिसंबर, आप कह सकते हैं 19 दिसंबर को 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और पहले किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है कि मुंबई है, जिसे आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। केरल की अगर बात करें, केरल में एक भारत की सबसे लंबी झील है जिसका नाम है, आप कह सकते हैं, जो नौकायन प्रतियोगिता वाली झील भी है, जिसको बोलते हैं बेवनाथ झील। गुजरात में अगर बात की जाए तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, गुजरात में एक सूरत शहर है, उस सूरत शहर में हीरे तराशे जाते हैं। तो स्टैटिक जी के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बार बार याद रखने चाहिए। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में ही किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया कि जीआई टैग जो है किस अधिनियम के तहत आया? 1999 अधिनियम के तहत आया, और इसको लागू कब किया गया? 2003 में लागू किया गया। और इसको पहली बार किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला 2004 में। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर, यानी कॉमनवेल्थ गेम से आप कह सकते हैं मेजबानी से इनकार कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर वही देश खेलते हैं जो इंग्लैंड के आप कह सकते हैं उपनिवेश रहे हों। जापान की अगर बात की जाए तो इसकी आप कह सकते हैं संसद का नाम है डाइट, और जापान का एक शहर है जिसमें आप कह सकते हैं हिरोशिमा, जिस पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम है फैटमैन। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए, हाल ही में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के धर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव आप कह सकते हैं उसमें चुनाव हासिल किया है। और अगर बात की जाए, यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में वर्चुअल एटीएम के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने किसके साथ समझौता किया है या साझेदारी की है? तो उसका नाम है पे मार्ट इंडिया के साथ आप किसने साझेदारी की है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, हाल ही में किसे WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 से किसे नामांकित किया है? तो ये किया है शाश्वत गोयनका। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की घोषणा की है? तो 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की घोषणा की है। इसी प्रकार अगर बात की जाए, हाल ही में वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? तो आप कह सकते हैं भारत में पाए गए। यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसने 2022 में सबसे ज़्यादा डोपिंग के जो मामले हैं खिलाड़ियों के प्रति, वो कहाँ पर मिले हैं? वो भारत में ही मिले हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर पूछा जाए तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री जॉन फाहे हैं, और वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई, और इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वेंट ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पासपोर्ट के मामले में 85वें स्थान पर है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में किसे NCDFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो उनका नाम है मेन साहा। इसके साथ अगर पूछा जाए, जो NCDFI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आप कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है। और डॉक्टर मेन साहा को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मेन साहा इससे पहले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
के चेयरमैन पद पर भी कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर मेन शाह मदर डेयरी, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, ग्रामीण प्रबंधक संस्थान में भी काम कर चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है जस्टिस नजीम वजीरी को। इसके साथ अगर पूछा जाए, हाल ही में किसे होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है कपिल भाटिया। इसके साथ अगर बात की जाए, जयश्री दास वर्मा ने फीकी महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उसके बाद ऑटोमेटिव टेलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बना है अर्णव बनर्जी को बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ हॉकी एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया PR श्रीजेश को, जो हॉकी के आप कह सकते खिलाड़ी हैं। इसके साथ अगर पूछा जाए, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने की दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो उस जगह का नाम है सिंगापुर। इसके साथ अगर पूछा जाए, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है, तो किसके साथ किया है, ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह किया है ए सोमेकर को। अगर बात की जाए, विश्व आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसको नियुक्त किया गया है, राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघन को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बनाए हैं, तो उनका नाम है संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो JS सिदाना को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।